अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पिछले कई दिनों से पाकिस्तान में आइनी तरमीम के बहुत चर्चे थे और हुकूमत इसके लिए बहुत बुलंद बांग दावे भी कर रही थी। गुज़श्ता रोज़ इतवार का रोज़ था और भरपूर इस्लामाबाद में दिन रहा। कौमी असम्बली के इजलास की तैयारियाँ भी भरपूर थी, सेनेट के इजलास की तैयारियाँ भी भरपूर थी, काबीना का इजलास भी होना था। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास हुए लेकिन सिर्फ रस्मी कार्रवाई हुई, काबीना का इजलास ना हो सका। नवाज शरीफ साहब जो मुस्लिम लीग नून के सरबराह हैं वो लाहौर से इस्लामाबाद पहुँचे और ये बताया गया उन्हें कि आइनी तरमीम का जो मुसव्वदा है वो उनके सामने भी रखा गया है। उन्होंने दस्तखत किए, लेकिन उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान उनसे मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। जो मर्द बहरान भी कल के लिए मौलाना फजलुर रहमान थे और मर्द आहन भी मौलाना फजलुर रहमान रहे। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थे पाकिस्तान की सियासत में वो मौलाना फजलुर रहमान रहे। आज भी मौलाना फजलुर रहमान की इंतहाई अहमियत है। खुलासा ये है कि ये आइनी तरमीम ना हो सकी। बज़ाहिर ये लगता है कि हुकूमत के लिए ये सुबकी हुई। इसकी वजूहात क्या हैं? क्या मौलाना फजलुर रहमान के साथ जो पहले अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई थी, बाद में जो ड्राफ्ट है इस आइनी तरमीम का उसमें कोई तब्दीली लाई गई, या जो ड्राफ्ट है वो वाक़तन मौलाना फजलुर रहमान ने नहीं देखा था, और बाद में जो मुसव्वदा गर्दिश कर रहा है ये मुसव्वदा कितना हकीकी है, और इसमें जो जो सिफारिशात हैं, जो जो तजावीज़ हैं, क्या वो पाकिस्तान जैसे मुल्क में उन पे अमल करना मुमकिन है? ये बुनियादी सवाल है। इसी सिलसिले में जो सुप्रीम कोर्ट है मुजव्वज़ा तौर पे इस आइनी तरमीम, जो मुजव्वज़ा आइनी तरमीम है, इसको वहाँ भी चैलेंज किया गया है। अब ये सवाल है कि एक तरमीम जो अभी हुई नहीं, टेबल नहीं हुई, क्या उसको चैलेंज किया जा सकता है? बहरहाल आइनी अदालत से मुतालिक जो पहले बातें होती थीं वो जो मुसव्वदे में उससे मुताल्लिक है, क्या उस पर जो इत्तफ़ाक़ है वो इंडिजनस है या उस पर सियासत हो, इख्तिलाफ़ है वो इंडिजनस है या सियासत हो रही है? पीपल्स पार्टी मीसाक़ जमहूरियत की बात करती है और इस सिलसिले में इस आइनी तरमीम को, मुजव्वज़ा आइनी तरमीम को सपोर्ट कर रही थी। ये पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की कानून साजी, क्या ये पाकिस्तान के अवाम के मफाद में है? ये बुनियादी सवाल है। आज के प्रोग्राम में इसी का जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। सेनेटर वसीम सज्जाद साहब पाकिस्तान के साबिक़ सदर भी हैं, साबिक़ चेयरमैन सेनेट भी हैं, मायनाज़ कानूनदान भी हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया वसीम सज्जाद साहब। वसीम साहब आपकी तरफ आएंगे, लेकिन इरशाद साहब पहले आपसे मैं जानना चाहूँगा, कल जो हुआ और हुकूमत के तमाम तर दावे जो हैं वो धरे के धरे रह गए, वजूहात क्या हैं? देखें, दो तीन चीज़ें तो बड़ी वाज़ेह हैं। एक तो ये है कि हुकूमत ये तरमीम जिस जल्दबाजी में लाना चाह रही थी उससे शुकूक व शुबहात पैदा हुए, बदनीयती ज़ाहिर हुई कि हफ्ते और एतवार का जो छुट्टी का दिन है, आप जुमेरात को नहीं ला रहे, जुम्मे को नहीं ला रहे, इजलास नहीं हो रहे, आप अचानक इजलास बुला लेते हैं, पीर का इंतज़ार नहीं करते, बुध जुमेरात का इंतज़ार नहीं करते, तो क्या मतलब है? इसका मतलब है आपको कोई डंडा किसी ने वो किया हुआ है, उठाया हुआ है कि ये अभी मंजूर करें वरना पता नहीं क्या हो जाएगा। एक बात। दूसरा ये कि आइन में तरमीम कोई मजाक नहीं है। अगर पार्लियामेंट को ये इख्तियार है तो ये इख्तियार नहीं है कि उसको जिस वक्त चाहे बग़ैर देखे भाले, बग़ैर बहस किए, बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर आवाम को जो कम्युनिटी है, सिविल सोसाइटी है, बार काउंसिलें हैं, बार एसोसिएशनें हैं, जो ऐवान के अंदर मौजूद अपोजिशन है, उसको एतमाद में लिए कि बग़ैर आप आइनी तरमीम शुरू कर दें, क्योंकि आपको डंडे के ज़ोर से या लालच दे के आपने चंद मेंबर ख़रीद लिए हैं या आपने ज़बरदस्ती उनको हम नवाब बना लिया है, तो अब तरमीम मंजूर हो जानी चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है। पहली वजह तो ये थी। दूसरा ये थी कि हुकूमती टीम इंतहाई नालायक साबित हुई कि उसने ना इस पर होमवर्क किया, ना वाक़तन मौलाना फजलुर रहमान साहब को एतमाद में लिया कि मुसव्वदा दिखाए बग़ैर आप कैसे कह सकते हैं कि हमने एतमाद में ले लिया है, और ना ही इन तरामीम के मुज़मरात पर गौर किया, नताइज पर गौर किया कि जब ये मंजर आम पर आएगी तो कितना बड़ा बोलो। आप आइन की पूरी जो स्कीम है, ट्राइकोनॉमी ऑफ पावर्स की, उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप अदलिया को एक मातहत और ताबे मुहम्मल अदलिया बना रहे हैं, इंतज़ामिया के इख्तियारात बढ़ा रहे हैं। यानी चीफ जस्टिस जो आइनी एक अदालत बना रहे हैं, उसका चीफ जस्टिस का तकर्रुर भी वज़ीर आज़म करेगा, उसके जजों का तकर्रुर भी वज़ीर आज़म करेगा, और जो मुतनाज़ मामलात होंगे सियासी और आइनी वो सारे वही सुनेगा। सही सही।
ये नहीं सोचा गया। और तीसरा जो सबसे अहम पहलू था वो ये था कि ये जो सिक्रेसी थी अपने ही अरकान से, अपने ही मेम्बरान अपने ही जो वज़राए कराम है उनसे जब ये मुसवदा छुपाया गया तो जो शकूक व शुबहात पैदा हुए उसने मामलात को गंभीर कर दिया और शक व शिवा की फ़िज़ा में जो है इत्तेफाक राय हासिल करना या किसी सियासी जमात को ताउन पर आमादा करना, क्योंकि सब ने अपने हलके में भी जाना है, अवाम में भी जाना है और लीगल कम्युनिटी का हैंडलिंग हुकूमत की इससे मुतालिक मुकम्मल नाकाम थी जी। लेकिन ये सारा क्रेडिट मौलाना फजल रहमान का नहीं है, ये क्रेडिट है अपोजिशन का। मौलाना फजल रहमान के बारे में जो गलत फहमी पैदा की गई कि जी वो बस एक गवर्नरी ले लेंगे और ये वो कर लेंगे और वो कर लेंगे, वो अपोजिशन के साथ थे और कल नज़र आया कि वो अपोजिशन के साथ ही हैं। जी सही है, बिल्कुल ठीक है। और वो अपना सियासी मुस्तकबिल पहले देखेंगे और बाकी चीज़ों को बाद में देखेंगे। ये जो ड्राफ्ट आया है ज़रा इसके कंटेंट पे भी वसीम सज्जाद साहब से रहनुमाई ले लेते हैं। वसीम सज्जाद साहब से रहनुमाई तो हम उन्हीं से हासिल करेंगे जी। वसीम सज्जाद साहब, जो ये ड्राफ्ट है उसमें बुनियादी जो बात है वो आइनी अदालत का क़याम है और जो दलील दी जाती है जी अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, बाकी तरक्की याफ्ता ममालिक में भी ये अदालतें हैं, लेकिन साथ ही साथ पहली बार जो इसके चीफ जस्टिस का क़याम है वो वज़ीर-ए-आज़म जो हैं उनके पास इख्तियार है, वो करेंगे। आप समझते हैं कि ये आइनी अदालत वक्त की ज़रूरत है पाकिस्तान जैसे मुल्क में और वज़ीर-ए-आज़म के पास ये इख्तियार है, तो इसके असरात क्या होंगे? क्या ये अदालत जो साफ़, शफाफ और स्पीडी जस्टिस है वो फ़राहम कर सकेगी? बात यह है जी कि एक तो इरशाद साहब ने बड़ी तफसील से बात की कि आइन में तरमीम एक बहुत संजीदा मामला होता है और आम तौर पे इसको पब्लिक में आना चाहिए और ख़ुसूसन जब तल्लुक़ अदलिया से हो तो अदलिया को भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए, उनसे भी बात करनी चाहिए और ख़ुसूसन जो बार एसोसिएशंस हैं जिनका इससे एक बड़ा रास्त ताल्लुक़ होता है और इन मामलात को समझते भी हैं, उनकी भी राय लेनी चाहिए और वक्त देना चाहिए ताकि अवाम इस पर अपनी राय दे सकें, बता सकें कि इसमें क्या पहलू हैं, इस पर कोई बेहतरी हो सकती है, जो मसाइल की निशानदेही है उसका क्या बेहतर हल ये है कि सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म कर दिया जाए या कोई और हल बेहतर है। तो इस वक्त जो चीज़ें सामने आई हैं उससे तो ये मालूम होता है कि जो मौजूदा जो तरमीम लाई जा रही है उसका जो असर होगा वो ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो मौजूदा है वो एक बेअसर सी, बेमानी सी अदालत बन जाएगी और तमाम इख्तियारात एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट यानी आइनी अदालत नई बनाई जाएगी और उसके जजेस का तकर्रर जो है वो एग्जीक्यूटिव के हाथ में होगा और वो इन मामलात को देखेगी। चीफ जस्टिस के बारे में एक तरमीम की गई थी कि जो सीनियर मोस्ट होगा सुप्रीम कोर्ट का जज उसी को चीफ जस्टिस बना दिया जाएगा और ये 18वीं तरमीम में हुई थी और उसका मकसद ये था कि पाकिस्तान की तारीख को मद्देनजर रखते हुए 2 बार इस तरह हुआ था कि सीनियर मोस्ट को चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया और वो उसके असरात अच्छे नहीं हुए और उसका ख्याल था कि ये जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है वो मुतासर होती है, क्योंकि अगर हुकूमत ने चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट करनी है तो फिर सारे जज हुकूमत की तरफ देखेंगे कि जी मैं नंबर ले जाऊं, मेरा अच्छी रिपोर्ट मिल जाए ताकि मुझे चीफ जस्टिस बना दिया जाए। तो इस सारी चीज़ को ख़त्म करने के लिए कई सालों के बाद ये तरमीम की गई थी कि सीनियर मोस्ट को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। अब सवाल ये है जी कि ये इसके असरात क्या होंगे। पहली चीज़ तो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है ये मेरे ख्याल में आइन का जिसको बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं उसका हिस्सा है। इसके 3 कलीदी रोल होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। एक तो ये है कि ये अपीलें सुनती है अदालत हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ। दूसरा ये है कि आइन की को नफाज करना, यानी जो भी हुकूक दिए गए हैं अवाम को आइन को उसको लोगों तक पहुंचाना, उसकी रास्ते में कोई दिक्कतें हैं उनको दूर करना
और अगर इनके जजमेंट्स के दौरान कोई ऐसा मसला आता है कि आइन की कोई शिक जो है वो इतनी मुबहम है, उसकी कुछ सही उसका समझ नहीं आ रही, उसकी तशरीह करना। और तीसरी जो बहुत अहम बात है वो ये है कि हमारा निज़ाम जो है वो बहुत से दूसरे ममालिक में भी है, चेक्स एंड बैलेंसेस पे कायम है। यानी सुप्रीम कोर्ट एक चेक है। अगर कोई आइन की खिलाफ वर्जी करती है एग्जीक्यूटिव या आइन की खिलाफ कर देती है लेजिस्लेचर, तो सुप्रीम कोर्ट का एक रोल है कि उसको वो रोके और उसको उनको सही रास्ते पे लाए। तो अगर हम ये सुप्रीम कोर्ट को ही खत्म कर देते हैं तो आइन का जो बुनियादी ढांचा है वो मुतासर होगा, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जिसको बड़ी मुश्किल से इस लेवल तक लाया गया था वो मुतासर होगी। तो लिहाजा उसकी वजह से आपने देखा है कि वकला बार एसोसिएशन में काफ़ी परेशानी सी है, और वो कहते हैं जी हम इसको रेजिस्ट करेंगे, और ये अब चीज़ जो है वो पब्लिक में चूँकि आ गई है तो मेरे ख्याल में इस पर अब लोग बातचीत भी करेंगे। और मौलाना साहब ने मेरा ख्याल में बड़ा एक जमहूरी कदम उठाया। उन्होंने कहा जी कि इसको मजीद वक्त दें, इस पर सोचें, लोगों से बातचीत करें। तो मेरे ख्याल में उन्होंने एक बहुत अहम जमहूरी किरदार अदा किया है जो काबिल सताइश है। तो वसीम साहब, फिलहाल तो लगता है कि मामला जी सर, इसमें दो तीन चीज़ें और भी हैं जुडिशरी के हवाले से। एक तो ये है कि जी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज या किसी भी हाई कोर्ट के जज को दूसरे हाई कोर्ट में, दूसरे सूबे के हाई कोर्ट में भेजा जा सकता है, जिसका मतलब ये है कि जो जज पसंद नहीं है, जिस जज का फ़ैसला पसंद नहीं है, अगर वो इस्लामाबाद का है तो उसको कोयटा भेज दो या कराची भेज दो या कराची वाले को पेशावर भेज दो। दूसरा ये है कि जो हाई कोर्ट का इख्तियार है 199 का, उसको भी ख़त्म किया जा रहा है, और किसी सोर्स पर किसी भी जज को फारिग किया जा सकता है बग़ैर इंक्वायरी के और बग़ैर किसी समाअत के। तो ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जिसका मतलब है कि एक तलवार लटकाई जा रही है अदलिया पर, और अदलिया को बिल्कुल मातहत इदारा बनाया जा रहा है। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए जी, ये भी अदलिया की जो इंडिपेंडेंस है उसको उस पर मुतासर होती है। यानी अदलिया को काम करने के लिए बुनियादी तौर पे एक जो चीज़ ज़रूरत होती है वो ये है कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, जैसे हम कहते हैं कि जी उसको अपॉइंट किया है लेकिन उसको निकाल नहीं सकते जब तक एक ख़ास प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट न किया जाए। बहुत सारे ममालिक में इम्पीचमेंट होती है, यानी मामला पार्लियामेंट में जाता है और 2/3 अक्सरियत से अगर जुर्म साबित हो जाए तो फिर उसको निकाला जा सकता है। पाकिस्तान में जो तरीक़ाकार है वो जुडिशल काउंसिल है, वो मकसद ये था कि उनके अपने कोलीग्स जो हैं सीनियर जजेस वो फैसला करते हैं। अब एक शख्स को इस सोर्स रिपोर्ट पे निकाल देना, इसका मतलब है कि सोर्स रिपोर्ट तो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, तो वो तो हुकूमत के इख्तियार में होती हैं। तो इसका मतलब कि हर वक्त एक जज के ऊपर ये एक तलवार होगी कि भी किसी वक्त भी निकाला जा सकता है। दूसरा ये है कि जो हाई कोर्ट का जज होता है ये एक बड़ा आला ओहदा होता है, ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है कि उसको कभी गुजरांवाला भेज दिया, कभी लायलपुर भेज दिया, कभी कहीं और भेज दिया। यहाँ आइन में जो शिक मौजूद है वो ये है कि ट्रांसफर हो सकता है लेकिन जज की मर्जी के, उसकी मर्जी के खिलाफ ट्रांसफर नहीं हो सकता। अगर जज कहता कि ठीक है जी मुझे मंजूर है, कोई मुझे इस पर एतराज़ नहीं है, और चीफ जस्टिस साहब भी समझते हैं कि इनको ट्रांसफ़र करने में कोई फ़ायदा है, कोई वजह है, तो ठीक है वो हो सकता है। लेकिन अब ये है कि जिसकी बगैर मर्जी के, और खुसूसन शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में आ रहा है कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को दूर दराज इलाकों में भेजा जा सकता है। इससे भी जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है और आइन का जो बुनियादी ढांचा है वो मुतासर होगा। तो बेहतर यही है कि इसको वसीतर इस पे डिबेट हो और इसको जल्दी में ना किया जाए, सारे पहलू देखे जाए। जी वसीम साहब, ये बताइएगा कि आज एक और डेवलपमेंट हुई कि ये जो मुजव्वज़ा आइनी तरमीम है इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। एक तरमीम जो भी टेबल ही नहीं हुई, जो हुई नहीं है, क्या इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? और क्या सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो किसी आइनी तरमीम को रिवर्स कर सकें? देखिए जी, जो पहली चीज़ तो यह है कि अभी तरमीम नहीं हुई,
और एक सवाल होगा अगर अदालत के सामने आता है कि भाई जब हुई नहीं तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये तरमीम है। लेकिन जो प्रोसीजर है उसके बारे में हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट वजाहत करे। मसलन दो चीज़ें सामने आ रही हैं कि जी अगर कोई शख्स एक सियासी पार्टी का मेंबर है, क्या वो उस पार्टी की हिदायत के बावजूद उस पार्टी के खिलाफ वोट कर सकता है? तो ये एक प्रोसीजरल चीज़ है। जो थोड़ा बहुत जो रिजर्व सीट्स के बारे में फैसला आया था उसकी रूह से ये सवाल उठेगा। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी वजाहत भी कर दी है कि जो मेंबरान हैं जिन्होंने एफिडेविट दाखिल कर दी हैं वो पीटीआई के मेंबर तस्वर होंगे। तो जब मेंबर तस्वर होंगे तो क्या वो पीटीआई की जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो उनके अहकामात हैं, उसके खिलाफ वो वोट कर सकते हैं? अगर करेंगे तो क्या वो वोट काउंट होगा? तो ये चीज़ें जो प्रोसीजरल है, हो सकता है इस पर कोई वजाहत आए, लेकिन तरमीम जो है चूंकि अभी सामने नहीं आई तो मेरे ख्याल में इस पर अभी कोई इंटरफेरेंस करनी मुनासिब नहीं होगा। तो और जो जी सॉरी जी ये जो आपने जिक्र किया ना जी कि जो लोग वोट देंगे उनका वोट काउंट होगा नहीं होगा, इसमें तरमीम मुजवज़ा तरमीम बिल में ये तरमीम भी की गई है कि 63A में जो सुप्रीम कोर्ट का पिछले साल का फ़ैसला है कि जो मेंबर वोट देगा उसकी मेंबरशिप भी ख़त्म होगी और वोट काउंट भी नहीं होगा। और उसका जवाज़ ये पेश किया गया था कि जिस तरह एक शख्स चोरी करता है तो चोर को जब सज़ा दी जाती है तो साथ माल मसरूक़ा भी बरामद किया जाता है। ये नहीं होता कि अगर उसने 1 करोड़ की चोरी की है तो उसको 3 महीने की सज़ा दे के या 1 लाख रुपए जुर्माना करके कहा जी 3 करोड़ तुम्हारा हुआ। तो अब उसमें तरमीम करके कहा जा रहा है कि नहीं जी वोट तो काउंट होगा, उसके बाद मेंबरशिप ख़त्म हो जाएगी। इससे आप समझते हैं कि लोटाक्रेसी और ज़मीर फरोशी को फ़रोग़ मिलेगा या ये आयन तकाज़ा इंसाफ है? क्योंकि दूसरे फरीक ये कहता है कि ये 2 सज़ाएँ एट ए टाइम नहीं दी जा सकती कि वोट भी ख़त्म कर दिया जाए और मेंबरशिप भी ख़त्म कर दी जाए। देखिए जी, पाकिस्तान की तारीख जो है वो एक अपनी मुनफरिद तारीख है। यहाँ पे अगर आप 47 के बाद देखें तो अक्सर ये हुआ है कि कोई शख्स एक पार्टी के टिकट पे मुंतखब होके आता है और अपनी पार्टी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस में या फॉरवर्ड ब्लॉक बना के उसको डिस्टेबलाइज करता है। तो ये 47 से होता है। पाकिस्तान के इब्तिदाई सालों में भी चीज़ सामने आई, फिर उसके बाद भी ये चीज़ सामने आई। तो उसको दुरुस्त करने के लिए हिंदुस्तान में भी एंटी डिफेक्शन क्लॉजेज आइन में लाए गए, पाकिस्तान में भी लाए गए और उसको फिर वक्तन फ़वक्तन हालात के मुताबिक उस पर तरमीम की गई कि भी इसको ज़्यादा मौसर किया जाए। अब ये जो जिस फैसले का आप हवाला दे रहे हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो शख्स वोट डालेगा वो काउंट नहीं होगा। इस पर तनकीद भी हुई और वो मामला सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू में भी। लेकिन इस वक्त कानून यही है कि अगर कोई शख्स वोट डालेगा तो वो काउंट भी नहीं होगा और नाअहल भी होगा। तो लिहाजा अगर कोई 2, 4, 5 आदमी पीटीआई वाले कह रहे थे कि हमसे राब्ते में नहीं है, तो अगर वो वोट डालेंगे तो उन पे जो मौजूदा कानून है वो लागू होगा और उस कानून के तहत उनकी जो वोट है वो मौजूदा कानून के मुताबिक वो काउंट नहीं होगा। लेकिन अगर तरमीम हो जाती है तो उसके बाद फिर सूरत हाल बदल सकती है। नहीं वसीम साहब, अब सवाल जो पहले मेरा सवाल था उसका जो दूसरा हिस्सा था कि क्या आईनी तरमीम जो हो जाती है और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकती है, क्या सुप्रीम कोर्ट का ये इख्तियार है? उसमें जी एक जो असूल सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था, हिंदुस्तान में भी ये सवाल आया और पाकिस्तान में भी, वो ये है कि आम तौर पे आईनी तरमीम को अदालत रद्द नहीं कर सकती, लेकिन अगर वो आईनी तरमीम बुनियादी ढांचे को तब्दील करती है तो फिर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट भी के फैसले भी हैं, वो कहते हैं कि हम इंटरफेयर कर सकते हैं और हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले हम उसको इंटरफेयर कर सकते हैं। दूसरा ये है कि ये बुनियादी ढांचा क्या है, तो कुछ तो उन्होंने वजाहत की हुई है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ये बुनियादी ढांचे में आता है, इस्लामिक प्रोविजंस ये बुनियादी ढांचे में आएंगी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ये बुनियादी ढांचे में आएंगी, और क्या आता है ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो मुकदमा जब आएगा तो फैसला करेगी। तो बुनियादी ढांचे को अगर तब्दील करते हैं तो फिर हमारे कोर्ट्स की
ये फैसले हैं कि उनमें हम इंटरफेयर कर सकते हैं। और ये जिससे मैंने कहा कि हिंदुस्तान में भी यही है। तो अब अगर ये मामला तरमीम के बाद जाता है तो फिर ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में उठ सकता है। लेकिन एक सवाल, अगर ये तरमीम हो जाती है तो फिर एक सवाल ये भी होगा कि जी सुप्रीम कोर्ट को तो इख्तियार नहीं, फिर शायद आपको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाना पड़े। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो होगा वो बना ही इस तरमीम के तहत है, तो वो क्या करेगा? तो लिहाजा ये एक बहुत बड़ी कानूनी एक मुश्किल हो जाएगी कि एक चीज़ अगर उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये बुनियादी ढांचे को मुतासर कर रहा है तो वो फिर कहाँ पे चैलेंज होगी? ये सवाल तरमीम के बाद उठ सकता है। अच्छा, इसमें एक दो शिकें और भी हैं कि इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन उस वक्त तक रहेगा जब तक नया नहीं आ जाता, मेंबर भी बरकरार रहेंगे, और पार्लियामेंट या कौमी असम्बली जो है एक करारदाद के ज़रिए इनकी मुद्दत मुलाजमत 3 साल बढ़ा सकती है। ये कोई कहीं आपको नज़र आता है कि किसी करारदाद के ज़रिए किसी शख्स की इतने बड़े ओहदे की मियाद मुलाजमत बढ़ाई जा सके? अगर फिर इलेक्शन कमिश्नर की या चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बढ़ाई जा सकती है तो बाकी लोगों की भी बढ़ाई जा सकती है। और दूसरा ये है कि किसी सियासी जमात को गैर कानूनी करार देने का जो इख्तियार होगा वो भी आइनी कोर्ट के पास होगा, वो जो दूसरी कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट होगी उसके पास नहीं होगा। तो इससे क्या कबाहतें पैदा होंगी या ये बिल्कुल जायज़ है, ऐसा ही होना चाहिए? बात यह है जी कि ये शिक मौजूद है। मसलन अगर असेंबली की तहलील हो जाती है तो स्पीकर नेशनल असेंबली का जो ऑफिस है वो कायम रहता है और वो स्पीकर रह जाए जब तक नई असेंबली नहीं आती। इसी तरह सदर का ओहदा ऐसा है कि सदर का ओहदा ख़त्म हो जाए जब तक नया सदर नहीं आता वो ओहदा कायम रहता है। तो ये कंटिन्यूटी के लिए ये चीज़ की जाती है। तो अगर नेक नीयती से किया जाए तो इसमें मेरे ख्याल में कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए कि अगर नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट में कुछ ताख़ीर हो गई है जो कि नहीं होनी चाहिए। आइन का मंशा तो यह है कि एक खास मुद्दत के अंदर अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी कोई ऐसी वजूहत होगी कि ताख़ीर हो जाती है तो मेरे ख्याल में इसमें कोई कबाहत नहीं है कि वो कर दिया जाए। दूसरा ये है कि करारदाद के ज़रिए उसके टेन्योर को एक्सटेंड कर दिया जाए। अब इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की जो तकर्री है वो पार्लियामेंट के ज़रिए होती है, उनकी पार्लियामेंट की कमेटीज़ होती हैं, उनके ज़रिए होती है। तो वो पार्लियामेंट यानी उसमें सारे अपोजिशन भी शामिल होती है, गवर्नमेंट भी शामिल होती है और एक प्रोसेस है, वहाँ पे डिस्कशन भी होती है, डिबेट भी होता है, उसके तहत होती है। तो अगर पार्लियामेंट यानी सिर्फ नेशनल असेंबली की करारदाद के जरिए हो जाएगा, इसका मतलब कि सिर्फ हुकूमत के हाथ में उसका टेन्योर जो है वो आ जाएगा। तो एग्जीक्यूटिव के पास अथॉरिटी हो जाएगी क्योंकि कौमी असेंबली में जो अक्सरियत होती है वो हुकूमत की होती है, उसके बगैर हुकूमत चल नहीं सकती। तो लिहाजा इससे ये होगा कि इलेक्शन कमीशन की जो इंडिपेंडेंस है उसकी जो आज़ादी है वो मुतासर होगी। तो लिहाजा इसको भी मैं समझता हूँ कि इससे गुरेज करना चाहिए और ये भी मामला डिबेट होना चाहिए, सामने आना चाहिए और इसके प्रोज एंड कॉन्स देख के इसके पर फिर उसके बाद बात होनी चाहिए। जी अच्छा वसीम साहब, ये जो सारा कुछ है इसका जो बुनियादी जवाज़ फराहम किया जा रहा है वो ये है कि आम लोगों को इंसाफ मिल सके। आप समझते हैं कि जो पाकिस्तान में सियासी मामलात हैं, आइनी मामलात हैं, जिस तरह उलझा दिया जाता है अदालतों को, इनमें आए रोज़ एक नई एप्लीकेशन होती है, अगर आइनी अदालत नहीं बनती तो इसके अलावा क्या ऑप्शंस हैं, क्या हल है कि लोगों को जो स्पीडी जस्टिस है वो मिल सके? देखिए जी, आइनी अदालत में मेरा ख्याल में इस वक्त उन्होंने ये प्रोविजन रखी है कि जी 5 जजेस होंगे और वो आइन के तहत यानी आर्टिकल 199 के तहत जो मुकदमात होंगे उनकी पहले वो सुनेंगे। एक नई अदालत बनाने में अरबों रुपए खर्च होंगे और हमारे माशी हालात हैं तो ये भी सोचना होगा कि क्या हमें ऐसा खर्च करने की ज़रूरत है। अगर ये 5 जजेस लगा के इस मामले को हल कर सकते हैं तो 5 मजीद जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तकर्री कर दें। ठीक है। और वहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट जो इंडिया का आइन है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट में जो आइनी मामलात होते हैं, अगर कोई आइन का नुक्ता जो है, पब्लिक इंपॉर्टेंस का नुक्ता है, वो सामने आ जाता है तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट एक 5 मेंबर का बेंच
स्पेशल बनाते हैं जो कायम रहता है हमेशा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहलाता है, उसके पास चले जाते हैं। तो इसका हल एक तो ये है कि ये 5 जजेस वहां बनाने की बजाय 7 जजेस सुप्रीम कोर्ट में मजीद लगा दें और उनको ये काम दे दें कि जी आपने ये काम करना है, और चीफ जस्टिस जो है उनको इख्तियार होना चाहिए कि जी वो किस बेंच को क्या काम देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दें, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस उनके पास चले जाएं, बाकी केसेस जो है वो दूसरे जजेस सुने, तो ये मामला हल हो सकता है। तो यहाँ पे जो असल मसला है वो ये है कि जी यहाँ पे इस जुडिशरी के मामले में इन्वेस्टमेंट या सोच नहीं की गई कि जी अगर ये ताखीर हो रही है तो क्यों हो रही है, तो इसका हल क्या है। तो क्या यही हाल है कि नई अदालत बना दी है, तो वहां पे अगर ज्यादा कंजेशन शुरू हो गई तो फिर क्या और अदालत बनाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये जो मेरी जाती राय है इसका ये हल नहीं है, हल और है, सोचना चाहिए, जुडिशरी को भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए और बार एसोसिएशन को भी, बिकॉज उनको इन चीज़ों का ज़्यादा इल्म होता है कि जी इसका हल क्या है, क्या करना चाहिए। उनको अगर ये चीज़ का उनको कॉन्फिडेंस भी लिया जाए, उनसे बातचीत की जाए, तो मेरे ख्याल में बेहतर हल निकल सकते हैं। अच्छा वसीम साहब, एक सियासी सवाल है आपके तजर्बे की रोशनी में, ये जिस तरह से छुपा के कि वज़ीरों को भी नहीं पता कि जो जिनसे मदद मांगी जा रही है उनको भी मुसवदा नहीं दिया जा रहा। मुझे याद है कि 85 में जब 8वीं तरमीम का पहला मुसवदा आया था तो उस पर पार्लिमानी पार्टी में बहस हुई और फिर कुछ उसमें तरामीम पहले कर दी गई, फिर 3 महीने तक, तकरीबन 2.5-3 महीने तक उस पर बहस होती रही। ये एक रिवायत थी। तो अब ये जो छुप छुपा के कानून पास करने और आइन में तरमीम का मामला जो है, ये माजी में कोई इसकी मिसाल मिलती है? बहरहाल जी मैं अपनी ज़ाती राय दे सकता हूँ कि जो आइन होता है वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है पब्लिक के दरमियान, जिसके ज़रिए वो अपनी गवर्नर्स के लिए कि जी हमारी हुकूमत कैसी होनी चाहिए, जुडिशरी कैसी होनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव के क्या इख्तियारात होने चाहिए, तो वो एक ढांचा बनता है। और ये ढांचा जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, आइन साज असेंबली उस ढांचे को या आइन की शक्ल देती है। तो इसमें अगर तरमीम करनी है तो ये एक बड़ा संजीदा अमल होता है, इसमें इसको पब्लिक करना चाहिए, डिबेट होना चाहिए, खुसूसन जुडिशरी को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, वकला को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये तन्हाई में छुप के किया गया तो फिर इसमें बहुत सी गलतियां सामने आ जाती हैं। और फिर जो 18वीं तरमीम होगी उसमें भी पब्लिक नहीं था, लेकिन उसमें तमाम पार्टियां शामिल थी, अपोजिशन भी थी, छोटे सूबे भी थे, उनको नुमाइंदगी पूरी दी गई थी और कई महीने उसमें बहस होती रही, तमाम पार्टी उसमें शामिल थी और जो पास हुई थी वो मुत्तफिका तौर पे पास हुई थी। इसी तरह जो पाकिस्तान का आइन है वो भी 1973 में जब पास हुआ था तो मुत्तफिका तौर पे हुआ था, कई महीने उसमें बहस हुई थी, लेकिन हर आदमी ने, हर मेंबर ने उससे इत्तेफाक किया था, तमाम पार्टीज ने, मजहबी पार्टीज भी थी, मुस्लिम लीग भी थी, ANP भी थी, जमात भी थी, मौलाना मुफ्ती महमूद UAI के वो भी थे, सब लोग शामिल थे, वली खान साहब थे, सब लोग शामिल थे और उन्होंने ये आइन बनाया था और उसको मुत्तफिका दस्तावेज बनाया था। तो लिहाजा आइन का तकद्दुस कायम रखने के लिए उस जरूरी है कि इसमें यकतरफा तरमीम से गुरेज किया जाए और वसी एक डिबेट के बाद मुफावत के साथ, कंसेंस के साथ अगर कोई चीज़ सामने आती है उसको तरमीम फिर लाया जाए। जी ठीक, बहुत शुक्रिया वसीम सज्जाद साहब आपका। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इरशाद साहब, इस सारे मामले में जो अचंभे की बात है, मुस्लिम लीग नून कोई नई जमात तो नहीं है, नई सियासी जमात नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लेम करती है कि वो सबसे सीनियर पार्लिमानी जमात है और इससे पहले जो दावे थे, इवन कल जो अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ये कहा कि हम जो हुकूमत की जमातें हैं उनके साथ कंसेंसस बिल्ड कर रहे हैं, जबकि मौलाना साहब जो हैं वो अपोजिशन को एतमाद में ले रहे हैं। अपेरेंटली इम्प्रेशन ये था। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब यहाँ से गए इस्लामाबाद, वापस आ गए, उन्होंने ऑब्वियसली वोट कास्ट करने ही गए होंगे आए तरमीम के हक़ में, वहाँ उन्होंने दस्तखत भी किए
लेकिन अचानक ये पता चला और फिर आज जिस तरह हुआ कि गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए सेनेट का भी, कौमी असम्बली का भी इजलास मुलतवी कर दिया गया, ये हुआ क्यों? क्या वाक़तन होमवर्क नहीं था या हुकूमत जो है वो एक टेस्टर लगा रही थी नहीं, या ओवर कॉन्फिडेंट थी? मतलब ये एकदम क्लैप्स कैसे हुआ? टेस्टर के लिए ना सेनेट का इजलास बुलाया जाता है, ना कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाता है, ना इतना खेल किए जाते हैं। देखिए सीधी सीधी बात है कि इनके हाथ में जो कल साबित हुआ कि इन बेचारों के हाथ में कुछ है नहीं। अगर एक पार्लियामेंट ये सवाल नहीं कर सकती कि जनाब वो मुसवदा कहाँ है जिस पर हमने वोट देना है, उसके अरकान और उनके वज़रा को इल्म नहीं है, ये तो अब साफ पता चल गया ना कि इसहाक डार ने कहा मुझे मालूम नहीं, ख्वाजा आसिफ ने कहा मुझे मालूम नहीं, इवन वज़ीर कानून जनाब तारड़ साहब फरमा रहे हैं कि मुझे तो, मेरे पास तो अभी मुसवदा नहीं है। आपके पास कुछ है नहीं तो आप क्या लेने जा रहे हैं? मौलाना फजल रहमान साहब के पास वो मुसवदा मांग रहे हैं, आप मुसवदा नहीं दे रहे कि आपके पास है ही नहीं है। 1985 की असम्बली एक आई थी जिसको कोई असम्बली मानता ही नहीं था कि ये गैर जमाती है, उसमें तो किसी सियासी जमात ने, लेकिन वो लोग जो आए थे वो मरहून मिन्नत ज़रूर थे मार्शल हुकूमत के, लेकिन वोट लेकर आए थे। वो अपने अपने हलकों में उन्होंने वोट लिए थे। नहीं, वोट तो ये भी लेकर पीछे नहीं लेके आए होते तो इनमें से कोई एक तो सवाल करता है कि वो मुसवदा क्या है जिस पर मैंने वोट अब ये डिटरमिन तो इरशाद साहब नहीं हुआ ना, जो लोग आईनी कानूनी तरीके से, वो तो सारे कह रहे हैं कि ये हमें पता नहीं है किसी, वो एक अलग बात है, लेकिन ये तो नहीं कह सकते ये वोट नहीं लेके आए। नहीं वोट, भाई वोट अगर लेके आए हैं तो इनमें जुर्रत क्यों नहीं है? क्यों नहीं पूछ रहे क्या पार्लिमानी पार्टी में ये मुसवदा पेश हुआ? पहला जो बुनियाद है किसी सियासी जमात की, सियासी सिस्टम की, वो पार्लिमानी पार्टी है ना। ये पार्लिमानी पार्टी में पेश हुआ जी कि होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? नहीं, वो तो ये जवाब दिया गया काबीना से मंजूरी होगी और उसके बाद में आती है भाई। पहले पार्लिमानी पार्टी होती है, फिर काबीना के मीटिंग, काबीना की मीटिंग में काबीना की मंजूरी जो है एक टेक्निकल बात है। बेसिकली ये अवाम के हकूक़ का मामला है, अवाम के लिए इंसाफ का मामला है, अवाम के जो आइनी और शहरी किस्म की आज़ादियाँ हैं उनका मामला है ना। तो ये पार्लिमानी पार्टी में अवामी नुमाइंदों के सामने डिस्कस होना चाहिए, वो तो नहीं हुआ। और किसी ने नहीं किया, पूछा भी नहीं। किसी एक मेंबर ने खड़े होकर कहा, पीपल्स पार्टी के, MQM के, आज वो कह रहे थे, आज फारूक सत्तार ने कहा है कि हमसे भी शेयर नहीं हुआ। सही है, ठीक है जी, ठीक है। एक ब्रेक लेते हैं इरशाद साहब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो सेनेटर हुमायूं मेमन साहब हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर हुमायूं मेमन साहब ने। हुमायूं साहब बहुत शुक्रिया आपका। हुमायूं साहब, कल ये मालूम हो रहा था कि पाकिस्तान की जो सारी सियासी जमातें हैं उनके राबर और रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान हैं। कमाल तो किया मौलाना ने, लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डायलॉग की पावर का अंदाज़ा लगा लिया है? आपने भी अपनी अप्रोच क्या बदल ली है कि सिस्टम के अंदर रह के ही ज़्यादा बेहतर फ़ायदा हासिल किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि जो डायलॉग के पावर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और यही वजह है कि इमरान खान हमेशा से डायलॉग के ऊपर जोर देते थे। वो हमेशा कहते थे कि अगर आपने किसी के साथ भी कोई भी किस्म की जंग बंदी कुछ करनी है, यू नीड टू कम ऑन द टेबल्स। अब ये बात हो जाती है तब जब लोग कॉन्स्टिट्यूशन पे या लोग किसी उसूल के पाबंद हों। जब आप बेउसूली की बात कर रहे हो, जब आप लॉलेसनेस बिकम्स द लॉ, तो फिर उसमें बाज़ दफ़ा ज़रा मुश्किल हो जाता है। जब आपका ताल्लुक ही मतलब कच्चे के डाकुओं के साथ या पक्के के डाकुओं के साथ हो जाए तो फिर वहाँ पे डिस्कशंस थोड़ी सी ज़रा मुश्किल हो जाती है, बाज़ चीज़ें हो जाती है, ठीक है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि
डायलॉग्स का अपना एक बहुत बड़ा किरदार है और बहुत अहम किरदार है, और वही किरदार हम लेकर, हालांकि हम लोगों का और जमाते उलेमा इस्लाम का आपस में एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, लेकिन हमारी नज़र में जमाते उलेमा इस्लाम जो है, JUI है, उसके अंदर मतलब जो हम जैसे बाकियों के कहते हैं, इन्होंने मुल्क को मतलब इनके डिसीजन से हम डिसएग्री करते हैं, लेकिन इनके कोई बाहर मुल्क से बाहर ऐसे नहीं है कि इन्होंने पैसा यहाँ से चुरा के मुल्क से बाहर ले गए और अपनी जायदादें बाहर बना ली हो या अपने बच्चों को बाहर जाके सेटल कर दिया हो। या यही हुमायूं साहब यही हमारा बुनियादी सवाल था कि आप इस रट से निकलते ही नहीं, चोर डाकू फलां ऐसा, और आप साबित भी नहीं कर सके हुकूमत होने के बावजूद। सवाल ये है कि जमीयत उलमा इस्लाम, जिसके साथ आपका कोई इख्तलाफ कम नहीं था, मौलाना को आप लोग डीजल कहते थे, लेकिन आपने यू टर्न लिया, पॉलिसी बदली, डायलॉग किया, उसका आपको पे बैक हुआ। तो जिनको अभी आप जायदादें बाहर और ये जो सारी रट है, आप नहीं समझते कि यहाँ भी आपको अप्रोच बदलेंगे तो आपको फ़ायदा होगा? देखिए, दैट्स वन स्कूल ऑफ थॉट, आप बिल्कुल सही कहते हैं, एक वो स्कूल ऑफ थॉट है जो आप बात कर रहे हैं। अच्छा, इस तरह ये है कि देखें, आपके इख्तलाफात अपनी जगह, ठीक है, मेरे और आपके या मेरे और मौलाना साहब के इख्तलाफात अपनी जगह, हम अपनी वो जगह, लेकिन दूसरी तरफ ये हो जाती है कि एक चीज़ हो जाता है इस मुल्क के साथ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये जो दो जमातें, पीपल्स पार्टी और PMLN, इनकी जो लीडरशिप है, उनका हमारी नज़र में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है पाकिस्तान के साथ। इन लोगों का स्टेक पाकिस्तान से बाहर है। इन लोगों को अगर कुछ होता है, ये पाकिस्तान से बाहर जाके इलाज करवाते हैं। इन लोगों को छींक भी आती है तो पाकिस्तान से बाहर जाके इलाज, एक कोई दुबई चला जाता है इलाज कराने, कोई अमेरिका इंग्लैंड चला जाता है दुबई वो इलाज कराने के लिए। इनकी प्रॉपर्टीज बाहर है। जब आप कहते हैं हम प्रूफ नहीं कर सके, देखिए इससे ज़्यादा क्या होगा कि जाहिद हुसैन साहब ने एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि बाजवा साहब ने इनसे पूछा कि भाई ये आपकी औलादों में इतने पैसे कहाँ से आए? वो कहते जी हमारे बच्चे हैं, उनसे गलतियाँ हो गई है। मतलब अरबों रुपए की करप्शन उनसे हो गई है, वो कहते हैं गलतियां हो गई है। इस किस्म की चीज़ें जो होती है ना, ये कॉन्फ्लिक्ट करती हैं। अब उसमें ये है कि एक बात याद रखिए, हम लोगों ने मां सिवाय इन 2 या 3 पॉलिटिकल पार्टीज के जो कि मैंडेट की चोरी में भी डायरेक्टली इन्वॉल्व है, हम लोगों ने बाकी हर पॉलिटिकल पार्टीज इन स्पाइट ऑफ कि हमारी उनके साथ डिफरेंसेस थी, जैसे JUI है, जैसे हम लोगों को आपको पता है कि बाकियों के साथ भी ये था, लेकिन हमने फिर भी उनसे बातचीत की। तो बाज़ दफ़ा आपको पिक एंड चूज करना पड़ता है कि यार किन के साथ बातचीत करो, किन के साथ नहीं। मुझे कुछ किसी हद तक उम्मीद थी कि बिलावल भुट्टो जो है, चूंकि उनके अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो का खून भी है और वो जोश मारने वाला खून है, तो शायद वो आर्टिकल, ये जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की इतनी पामाली कर रहे हैं तो उनके अंदर खून जोश मारेगा और वो कहेंगे नहीं ये तो मैं नहीं मानता। लेकिन जब उनको कहा गया कि जी आपको आपके नाना ये वो नहीं है, उनके रेफरेंस दिया गया, तो उन्होंने कहा कि चलो आपको मेरे नाना अभी याद आ गए। मतलब इन स्पाइट ऑफ दिस कि वो इसको एज एन ऑनर ले कि यार हम उनके नाना का रेफरेंस दे रहे हैं 1973 के आइन के लिहाज से, ही वॉज बेंड फॉरवर्ड कि यार मैं इस आइन के अंदर और जो जो आपको पता है, लेकिन हुमायूं साहब माजरत के साथ, ये आइन के हवाले से और अदलिया के हवाले, ख़ास तौर पर अदलिया के हवाले से, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने भी जो आइन में 5वीं तरमीम की थी वो इसी तरह की तरमीम थी, और जनाब नवाज शरीफ साहब भी 1997 में अदलिया के ही पर काटने में लगे हुए थे। तो अदलिया के हवाले से तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का ट्रैक रिकॉर्ड यही है कि वो हमेशा ताबे मुहम्मल किस्म की, मातहत किस्म की अदलिया चाहते हैं। जो 5वीं तरमीम वो लेकर आए थे वो यही था कि किसी को, मेरे ख्याल में वो बेल का हक उन्होंने कहा था कि वो ख़त्म हो जाएगा या इस तरह की बात थी, और उसमें बेल का हक भी ख़त्म किया गया था। उसमें कहा गया था कि चीफ जस्टिस जो होगा वो किसी मातहत को, यानी जूनियर को लगा दिया जाएगा, और जो सीनियर है वो चाहेगा तो उसके मातहत काम करेगा, और जो चीफ जस्टिस एक दफ़ा बनेगा अगर उसकी उम्र रहती होगी तो वो फिर मातहत जज के तौर पर काम करेगा। वो इस तरह की तजावीज़ थी जो इसमें हैं।
इसमें कोई शक नहीं। देखें, यही वो क्या बात कर रहे हैं ना कि हम लोगों ने उनको, जब इंसान किसी को कह रहा होता है कि आप क्या कर रहे हो, तो हमने इसकी बजाय हमने बताया था कि ये तीन लोगों के साथ, मतलब जो रफली जो मुझे पता चला है बातों में, इधर उधर लोग बात कर रहे थे कि वहाँ पे एमल वली साहब बैठे हुए थे, वहाँ पे मौलाना साहब बैठे हुए थे और वहाँ पे ये बिलावल भुट्टो साहब बैठे हुए थे। तो इन लोगों को रेफरेंस दिया गया था कि आप लोग क्या कर रहे हो। मौलाना साहब को कहा कि आपके वालिद साहब इसमें इसके वो थे, बानियों में से एक थे, एक को कहा आपके नाना, दूसरे को कहा आपके दादा। आपको पता है मौलाना साहब ने तो अपनी वो जो वाले साहब की वो था, वो तो उन्होंने हक बजा कर दिया। उन्होंने इस किस्म की उसको रोक दिया और उन्होंने कहा कि क्या जल्दी और ये गलत है और फलाना है। बाकी दोनों ने तो कुछ नहीं किया, उन्होंने तो अपनी बार्गेनिंग की। आई डोंट नो कि क्या है, लेकिन ओवरऑल अल्लाह का शुक्र है, ओवरऑल अल्लाह का शुक्र है, एक बहुत बड़ा क्राइसिस जो आने वाला था वो रुक गया है। क्योंकि अगर आप उनको तो ये मतलब उन्होंने बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट को लेके उन्होंने लोअर कोर्ट्स बना दिया था। नहीं, अब ये बताएं कि सुना है कि मौलाना आपको कायल कर रहे हैं कि आईनी अदालत जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वो आप मान लें और जो सुप्रीम कोर्ट है उसका मौजूदा स्ट्रक्चर रहेगा और चीफ जस्टिस सीनियरिटी की बुनियाद पर होगा। तो क्या आप इस पर सोच रहे हैं? देखें, उसमें यह है कि इस पे डिस्कशन, मेरे ख्याल में डिस्कशंस किसी चीज़ पे भी हो सकती है, लेकिन देखें जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना लेंगे तो उसका सवाल ये उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं है? क्या हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं है? देखिए, ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। जिस बात के बेसिस पे ये चीज़ की जा रही है वो पेंडेंसी ऑफ द केसेस है। आप जब पेंडेंसी ऑफ द केसेस को एड्रेस करना चाहते हैं तो साहब सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि पेंडेंसी ऑफ द केसेस किस वजह से गए। क्या वो नंबर ऑफ द जजेस की वजह से? मे बी। क्या वो केसेस की गलत डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से? मे बी। क्या वो हमारा जो सिस्टम है जिसमें डिलेज होते हैं, जिसमें एक एक केस के अंदर 10-10 साल तक स्टे ऑर्डर्स चल रहे होते हैं, क्या उस वजह से? मे बी। जब हम इन सारी चीज़ों को इवैल्यूएट करेंगे तो तब हमें पता चलेगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। जब एक्चुअल प्रॉब्लम पता चलेगा तो उसको उस तरीके से एड्रेस करना चाहिए। तो इसके पीछे एक साइंटिफिक एविडेंस होना चाहिए, एक रिसर्च चाहिए और उसके बाद फिर आप देखें कि यानी इस पे फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है। इस पे आप कह रहे हैं कि पीटीआई में ये लचक मौजूद है कि अगर उसको कन्विंस किया जाए कि ये अदालतें क्यों ज़रूरी हैं तो आप इसमें हिमायत कर सकते हैं। मैं ये हरगिज नहीं कह रहा हूँ कि इसमें लजे, लेकिन मैं कह रहा हूँ देखिए, किसी भी चीज़ में चाहे मैं उसका 100% खिलाफ क्यों ना हो, उसको बहस तो बनाया जाए ना, उसको पार्लियामेंट में लाया तो जाए ना, उसके ऊपर डिस्कशंस तो, चाहे मैं उसके अगेंस्ट बोल रहा हूँ, लेकिन उसके ऊपर एक जनरल डिबेट तो होना। ये तो ना होना कि आप इतनी मेजर चेंजेस लेकर आए, पूरे पैराडाइम शिफ्ट कर रहे हैं, पूरे सिस्टम का पैराडाइम शिफ्ट कर रहे हैं और आप उसको 5 मिनट 10 मिनट में, आप उसको आधे घंटे में एक से और आधे घंटे में दूसरे उससे पार्लियामेंट से अप्रूव कराना चाहते हैं। ये ना करें, उसके ऊपर पार्लियामेंट एज अ होल उसके ऊपर डिस्कशन करे, चाहे वो नेशनल असेंबली हो, चाहे वो हर एक आदमी उसके ऊपर अपनी सोच के मुताबिक, चाहे वो लॉयर हो चाहे वो ना हो। देखिए, एक बात याद रखिए, कभी कभी मेरे दिमाग में आता है कि ये जब लॉयर्स इस किस्म के लॉ बना रहे होते हैं, आई अंडरस्टैंड कि उनको लॉ का मुझसे ज़्यादा पता है, लेकिन आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आता है, क्योंकि इन्हीं लॉज के बेसिस पे उनके केसेस चलते हैं, इन्हीं लॉज के बेसिस पे वो लोगों को एक दूसरे की तरफ करते हैं। तो बाज़ दफ़ा ये जानबूझ के छोटे मोटे लेकुना या मेजर लेकुना छोड़े मेरी नज़र में छूट जाते हैं कि बाद में वो कहते हैं कि जी इस पे लॉ क्लियर नहीं था, ये इस पे लॉ क्लियर नहीं था, उस पर नहीं था, और इस बेसिस पे होते हैं। आई पर्सनली अंडरस्टैंड, आई पर्सनली थिंक कि इसके ऊपर पूरी की पूरी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं उसके ऊपर एक लंबी बहस होनी चाहिए, हर लिहाज से बहस होनी चाहिए। उसके ऊपर जो बार्स और जितने बाकी चीज़ें उन सब की भी बहस होनी चाहिए, और चूंकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन सूबों में भी होगी तो सूबों में भी बहस हो, फिर आप आए उसको चेंज करें और अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। अच्छा, ये फरमाएं कि अब आपको वो मुसवदा जो तरमीमी मुसवदा है या बिल है वो आपको दे दिया गया है ताकि आप उस पर गौर खौज कर सकें और तजावीज़ तैयार कर सकें?
देखिए जो एक आध दो चीज़ें जो सोशल मीडिया पे चल रही थी, हाँ मेरे ख्याल में सबको मिल गई हैं, लेकिन आपको पता है कि बाज़ लोग ऐसे हैं जो चूंकि ये उस पे है, ये क्या कहते हैं, ये इन कैमरास था तो वो पूरा बता नहीं सकते, लेकिन उनके लिहाज से जो एक्चुअल ड्राफ्ट जो पहले दिया गया था वो तो बहुत ही खौफनाक था। कहते हैं उसके अंदर तो ऐसी ऐसी शिकें थी कि लिटरली रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसमें असल जो मेन टारगेट दो चीजें थी जिसको मेन टारगेट कर रहे थे, एक आपके बेसिक फंडामेंटल राइट्स को कुचला जा रहा था, दूसरा आपकी जो जुडिशरी की आजादी है। देखिए सिंपल सी बात है, अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाता हूं और उसका जो उसके जजेस एग्जेक्टिव के पास पावर देता हूं कि एग्जेक्टिव उसको लगाएंगे, तो यहां पे मैं जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को चैलेंज कर रहा हूं। मैं बेसिकली जो ट्राइकोटोमी ऑफ पावर्स है या सेग्रीगेशन ऑफ पावर है, मैं उसमें जुडिशरी को एग्जेक्टिव के नीचे लेकर आ रहा हूं, क्योंकि अब एग्जेक्टिव जो होगी ना वो उसको डिसाइड करेगी कौन लगेगा कौन नहीं लगेगा, कहां से क्या होगा क्या। ये चीज जो है ना, ये फंडामेंटल जो बेसिक प्रिंसिपल है उसके खिलाफ है। नंबर 2, जब आप कहते हैं कि उनको किसी तरीके से मॉनिटर करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। उसके लिए आप सिस्टम के अंदर का सिस्टम बनाए कि जो लेट्स से अगर हाई कोर्ट है, जो हायर कोर्ट के अंदर जस्टिस के साथ कुछ लोग वो उसको कर रहे हो, ना कि सब ठीक, बिल्कुल ठीक। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। खुशाइंद ये कि एक ओपन हुआ, डिबेट ओपन हुई, डिबेट कीजिए, इसी से कोई हल निकलेगा। इरशाद साहब टाइम खत्म हो गया, आपका शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतने ही, इजाज़त दीजिए।